अगला टॉपिक दिया है वो है नेन्सेड समीकरण से साम्य स्थिरांक। इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो अब हम इसको समझेंगे कि नेन्सेड समीकरण से हम लोग साम्य स्थिरांक को कैसे निकालते हैं। नेन्सेड समीकरण से साम्य स्थिरांक आप लोगों ने डेनियल सेल में पढ़ा था कि जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं और कॉपर की छड़ को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं। जिंक की छड़ जो होती है उस पर ऑक्सीकरण होता है। इसका मानक अपचयन विभव -0.76 होता है और जो कॉपर की छड़ होती है उस पर अपचयन होता है और इसका मानक अपचयन विभव +0.34 वोल्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया। तो देखिए होता क्या है कि जिंक की छड़ से धीरे धीरे जिंक के परमाणु जिंक प्लस आयन में कन्वर्ट होते रहते हैं और वो कहाँ आते हैं, सॉल्यूशन में आते रहते हैं। कॉपर के जो आयन होते हैं वो धीरे धीरे विलयन से जाते रहते हैं और वो छड़ पे चिपकते रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया। तो देखिए अब होता क्या उसके बाद, जिंक छड़ से Zn+2 आयन विलयन में जाते हैं, ये स्पष्ट आपको पता है, तथा Cu छड़ पर विलयन से Cu+ आयन जमा होते हैं, जिसके कारण विलयन में Zn+2 आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। जाहिर सी बात है कि जो जिंक के परमाणु Zn+2 आयन में कन्वर्ट होकर कहाँ आते रहेंगे, विलयन में, और जो कॉपर के आयन है वो जाएंगे छड़ पे चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से जो कॉपर सल्फेट का विलयन होगा उसमें कॉपर आयन की सांद्रता घटती जाती है, जिसके कारण Zn+2 आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है और Cu+2 की सांद्रता घटती है। फलस्वरूप Cu का इलेक्ट्रोड विभव घटता है। देखिए जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। जब सांद्रता घटती है तो इलेक्ट्रोड विभव भी घटता है और Zn का बढ़ता है, क्योंकि जिंक आयन की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, तो उसका इलेक्ट्रोड विभव भी बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है जब दोनों इलेक्ट्रोडों का विभव समान हो जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब दोनों इलेक्ट्रोड यानी जिंक का जो इलेक्ट्रोड है तो जिंक की छड़ जिंक सल्फेट में डुबाई गई और कॉपर की जो छड़ कॉपर सल्फेट में डुबाई गई, दोनों का इलेक्ट्रोड विभव समान हो जाता है। इस अवस्था में सेल का विभव शून्य हो जाता है। सेल का विभव क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर ही होता है। जब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो सेल का विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और अभिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त हो जाती है। अभिक्रिया कहाँ प्राप्त होती है, साम्यावस्था। तो ये जो है अभिक्रिया लिखी है डेनियल सेल की। अगर हम इसके लिए Q निकालें, अभिक्रिया भागफल निकालें, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो उत्पाद होता है इसको ऊपर लिखा जाता है, अभिकारक को नीचे लिखा जाता है। तो ये जो धातु है प्योर स्टेट में है, इसका मान 1 होता है, तो ऊपर बचेगा Zn+2, नीचे बचेगा Cu+2। अब नेन्सेड समीकरण लिखेंगे। ई सेल बराबर होगा E0 सेल -2.303 RT/NF log Zn+2/Cu+2। साम्यावस्था पर जो Q होता है वो Kc के बराबर हो जाता है। साम्यावस्था पर अभिक्रिया भागफल Q की जगह क्या लिखा जाता है, Kc, जिसको साम्य स्थिरांक कहा जाता है। तो Q बराबर हो जाए Kc और Kc बराबर होगा Zn+2/Cu+2, यानी इसकी जगह पर हम अब क्या लिखेंगे, Kc लिखेंगे। और जो ई सेल है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अभी मैंने बताया था कि जब साम्यावस्था पर प्राप्त होती है तो सेल का जो विभव होता है वो 0 हो जाता है। तो साम्यावस्था पर ई सेल बराबर 0 हो जाएगा। E0 सेल, तो E0 सेल जानते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 मोलर पर होता है, इसका मान तो फिक्स होगा। इसके बाद इसकी जगह पर लिखा जाएगा Kc, क्योंकि ये साम्यावस्था पर रिएक्शन हो चुकी है। N की जगह पर इस विशेष सेल के लिए 2 है, इस विशेष सेल के लिए यानी जिसमें कॉपर और जिंक की सेल के लिए इनका मान 2 है। N तो अब बता चुका हूँ कि जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो पक्षांतर जब करेंगे तो देखिए
ये इधर आ जाएगा तो ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा 0.059/n log KC हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेशन आ जाएगा, ई नॉट सेल बराबर 0.059/n log KC। तो ये KC और ई नॉट सेल में संबंध है। तो इसको अब आप थोड़ा सा बुक में देखिए। तो आपको पता है कि जो डेनियल सेल होती है इसके लिए ई नॉट सेल का मान, ये देखिए वही एन की जगह इन्होंने 2 लिख दिया है, 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। ई नॉट सेल बराबर 0.059/2 log KC, और ये जो ई नॉट सेल होता है इसका मान 1.1 होता है। तो हमें क्या निकालना है, KC निकालना है। तो इसको छोड़, इसको इधर ही रखा गया है, इसको इधर पक्षांतर किया गया है। तो log KC बराबर हो जाएगा 1.1 गुणे 2/0.059। तो ये हल करने पर 37.288 आएगा। ठीक है, अब इसका KC कैसे निकाला गया ये आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि कैसे इन्होंने KC निकाला। तो log KC बराबर हो जाएगा 37.288। ठीक है, ये log KC इसको मान लें। तो इसको हम log KC है, इसको हम 37 प्लस 0. इसको हम लिख सकते हैं 37 प्लस 0.288। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है log 10 की पावर 37 बेस 37, और इसको लिख सकते हैं log 2 बेस 10, क्योंकि log 2 का मान जो होता है 0.3010 होता है। log 2 का मान 0.3 होता है ना, तो ये लगभग 0.3 के बराबर, इसकी जगह पे log 2 हम लिख सकते हैं। तो आप देखिए log A धन log B बराबर क्या होगा, log A गुणे B हो जाएगा। तो ये 10 की पावर देखिए 37 है, ये 2 है, तो ये बेस बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं log A धन log B बराबर log A गुणे B। तो log 2 गुणे 10 की पावर 37। ठीक है, ये किसके बराबर है, KC के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम log को हटा दें तो KC बराबर क्या होगा, 2 गुणे 10 की पावर 37। ये लगभग मान है, ये 0.3, ये जो है 0.3 के लगभग बराबर, इसकी जगह पे log 2 रख दिया गया है, और ये लगभग मान मैंने निकाला है। तो KC का मान देखिए 2 गुणे 10 की पावर 37 आ गया है। ये किसके लिए है, 298 पर, किस सेल के लिए, डेनियल सेल के लिए।